नमक, सफेद खुरदुरा भुरभुरा और दानेदार, हाथों से फिसलता हुआ नमक खानों का जायका और मजेदार बना देता है। खाने में कितना ही जीरा गरम मसाला डाला गया हो, चाहे खाना कितने ही प्यार से बनाया गया हो, नमक के बगैर सब अधूरा रहता है। नमक खाने की रूह है और गरीब लोगों के लिए तो नमक ही अक्सर खाने का मसाला होता है। क्या आप जानते हैं कि नमक को किसी वक्त में सफेद सोना कहा जाता था, क्योंकि ये सिर्फ समुद्र के किनारे पाया जाता था। और एक वक्त ऐसा भी था जब रोम में सिपाहियों को तनख्वाह के बदले नमक दिया जाता था और यहीं से ही तनख्वाह देने का आगाज हुआ। यही नहीं बल्कि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस आम से दिखने वाले इस नमक के 1400 से भी ज्यादा इस्तेमालात शामिल हैं। तो चलें लेकर चलते हैं आपको इस नमकीन रोमानवी सफर पर, जहां नमक को समंदरों और कानों से निकालकर इसमें आयोडीन की सही मिकदार शामिल करने और आयोडीन मिला नमक तैयार करने का तरीका बताया गया है। आयोडाइजेशन के अमल और आयोडीन की कमी से हमारे जिस्म पर होने वाले असरात को जानने के लिए हमें आयोडीन के बारे में जरूर जानना चाहिए। आयोडीन की कमी को मिट्टी की बीमारी के नाम से जाना जाता है। कुदरती आफात जैसा कि सैलाब वगैरह से मिट्टी की आयोडीन पानी में घुलकर निकल जाती है, जिसकी वजह से पौधों को मिट्टी से आयोडीन नहीं मिलती और इसका बराह रास्त असर इंसानों और जानवरों की सेहत पर होता है। आयोडीन हमारे जिस्म और दिमाग की सेहत के लिए बहुत जरूरी है और ये इंतहाई जरूरी ग़िज़ाई अज्जाओं में से एक है। किसी भी इंसान को पूरी जिंदगी में सिर्फ एक चाय के चम्मच आयोडीन की जरूरत होती है। आलमी इदारा सेहत WHO के मुताबिक एक सेहतमंद इंसानी जिस्म में आयोडीन की मिकदार 15 से 20 मिलीग्राम होती है। आयोडीन को इंसानी जिस्म तक पहुंचाने का सबसे मौसर जरिया आयोडीन मिले नमक का इस्तेमाल है। जब हम खाना खाते हैं तो खाने में घुले हुए नमक का आयोडीन हमारी आंतों में जज्ब हो जाता है और इसमें से अंदाजन 50 से 80% आयोडीन हमारे गले में मौजूद थायराइड ग्लैंड्स में रहता है। आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारियों में गिलहड़ और क्रिटिनिज्म को मेडिकल साइंस ने आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर का नाम दिया है। आइए देखते हैं WHO की तजवीज करदा रोजाना आयोडीन की मिकदार और आयोडीन की कमी के इंसानी जिस्म पर होने वाले असरात क्या हैं। हामला खवातीन के लिए
250 माइक्रोग्राम। आयोडीन की कमी से हामला खवातीन में न सिर्फ अस्काते हमल और मुर्दा बच्चों की पैदाइश का खतरा होता है, बल्कि इन्हें जान का भी खतरा रहता है। पैदाइश से लेकर 6 साल से कम उम्र बच्चों के लिए 90 माइक्रोग्राम। इसके नहीं मिलने से जिस्म में हाइपोथायराइडिज्म, ज़हनी और जिस्मानी माजूरी, गिलहड़ और मौत का खतरा रहता है। दिमागी नशोनुमा का 90% किसी भी बच्चे की पैदाइश के पहले 1000 दिनों में होता है, जिसपे आयोडीन एक अहम किरदार अदा करती है। 6 साल से 12 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए 120 माइक्रोग्राम। आयोडीन की कमी हाइपोथायराइडिज्म, सुस्त ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा और गिलहड़ का खतरा रहता है। 12 साल से बड़ी उम्र और बालिगों के लिए 150 माइक्रोग्राम। इस उम्र के अफराद में हाइपोथायराइडिज्म, ज़हनी और जिस्मानी माजूरी और गिलहड़ की बीमारियों का खतरा रहता है। आयोडीन मिले नमक के इस्तेमाल से बच्चों और नौजवानों में ज़हनी नशोनुमा यानी IQ में इजाफा होता है, जिसका बराह रास्त असर मुल्क के GDP पर पड़ता है। न्यूट्रिशन इंटरनेशनल ने नमक में आयोडीन को शामिल करने के तफसीली मराहिल को ट्रेनिंग मॉड्यूल की सूरत में रिकॉर्ड किया है, जो कि नमक तैयार करने वाले कारखानादारान, फूड सेफ्टी ऑफिसर और लेबोरेटरी में काम करने वाले अफराद के लिए खास तौर पर तैयार की गई हैं। आइए इन वीडियोस की मदद से नमक में आयोडीन शामिल करने के अमल को तफसील से जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो के अमूमी मकासद। दर्ज झैल के हवाले से शुरका के इल्म और महारतों में इजाफा करना, शुरका को आयोडीन मिले नमक के इस्तेमाल की अहमियत और अफादियत से आगाह करना और कौमी सूबाई सतह पर मुनासिब मिकदार में आयोडीन मिले नमक के मुकर्रर करदा मयारात को जानना, शुरका की इस्तादाद कारी करना ताकि वो मुनासिब मिकदार में आयोडीन मिले नमक की तैयारी, पोटाशियम आयोडेट महलूल की तैयारी, नमक में आयोडीन मिलाने का तरीका, डोजिंग के तरीके, मशीनरी की मरम्मत, बहाली, आयोडीन मिला नमक तैयार करने के आलात और टेक्नोलॉजी के तरीके इस्तेमाल करते हुए मुनासिब मिकदार में आयोडीन मिला नमक तैयार कर सकें। आयोडीन मिले नमक के मेयार, नमक की तैयारी की जगह पर टेस्ट करने और नमक में आयोडीन की मिकदार, आयोडीन मिलाने के मराहिल को दुरुस्त सिमत में रखना और आयोडीन की मिकदार को जांचने के लिए लेबॉर्ट्री के क़याम को अमल में लाना। क्या आप जानते हैं कि नमक वो वाहिद पत्थर है जिसे हम खाते हैं? ऐसा कहते हैं कि ये एक ऐसा जादुई मसाला है जो खाने में जायका लाता है और उसको लज्जत बख्श बना देता है। क्या आप जानते हैं कि नमक जो आपके खाने को मज़ेदार बनाता है, इसमें भी हम सबको मतलूबा मिकदार में एक ख़ास मिनरल चाहिए होता है। जी हाँ, आयोडीन। यकीनी तौर पर हम में से अक्सर अफराद को ये फ़र्क महसूस नहीं होता है और हम सिर्फ उसके जायका पर ही तवज्जो देते हैं। आज की वीडियो में हम आयोडाइज नमक की अहमियत और हमारे जिस्म को मतलूबा आयोडीन की मुनासिब मिकदार के बारे में बात करेंगे। हम आप सब नाजरीन को ट्रेनिंग वीडियो में खुशामदीद कहते हैं, जो ख़ास तौर पर नमक तैयार करने वालों के लिए तैयार की गई है। मेरा नाम एहतशामुल हक तारिक है। मैं यूनिवर्सल साल्ट आयोडाइजेशन प्रोग्राम में 11 साल से काम कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आज के इस सेशन में हम नमक की तैयारी और आयोडीन मिलाने के बारे में अहम मालूमात सीख सकेंगे। ये ट्रेनिंग वीडियो आपके इल्म और सलाहियतों को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन की गई है। इस वीडियो में दिखाई जाने वाली मालूमात से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए अहम कलीदी मालूमात और सवालात को नोट करने के लिए बराह करम एक नोटबुक और कलम अपने पास रखें। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल करें, हम आपको जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करेंगे। पहला सेशन, आयोडीन मिले नमक की तैयारी के कौमी सूबाई सतह पर मुकर्रर करदा मयारात और मुनासिब मिकदार में आयोडीन मिले नमक के इस्तेमाल की अहमियत। इस सेशन में हम नमक में मुनासिब तौर पर आयोडीन मिलाने और नमक के कौमी और सूबाई मयारात के इस्तेमाल की अहमियत के बारे में सीखेंगे। सेशन के अहम मकासद दर्ज झैल: आयोडीन की अहमियत और उसकी कमी से पैदा होने वाले अमराज की मालूमात हासिल करना, कौमी सूबाई सतह पर आयोडीन मिले नमक के मेयार की मालूमात हासिल करना। हम नमक के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी आयोडीन के बारे में सुना है? आइए आयोडीन और उसकी कमी से होने वाली बीमारियों के बारे में मज़ीद जानते हैं जो इंसानी जिस्म में इसकी कमी की वजह से हो सकती हैं। आयोडीन जिस्म को हर वक्त दरकार एक अहम ग़िज़ाई और मादनी जुज़ है। ये थायराइड ग्लैंड को ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए मदद देता है। आयोडीन की कमी को मट्टी की बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। सैलाब जैसी कुदरती आफात, बर्फ़ानी तोदे मट्टी में से आयोडीन की मिकदार को कम कर देते हैं, जिसके नतीजे में इस मट्टी में ऐसे पौधों की नशोनुमा होती है जिनमें मुनासिब मिकदार में आयोडीन नहीं होती। इसका असर
बराह रास्त इंसानों और जानवरों की सेहत पर पड़ता है। आयोडीन की कमी से जिस्म में कई तरह के मसाइल पैदा हो सकते हैं, जिन्हें आयोडीन की कमी के अमराज के नाम से जाना जाता है, जिसे हम IDD कहते हैं। IDD के कुछ आम असरात ख़ास तौर पर गिल्लड़, बोनापन, बच्चों में ज़हनी और दिमागी अमराज शामिल हैं। आयोडीन का इस्तेमाल हर फर्द के लिए ज़रूरी है, लेकिन ख़ास तौर पर तौलीदी उम्र की ख़वातीन के लिए ये बहुत ज़रूरी है। आयोडीन की कमी से पैदा होने वाले दिमागी नकाइस को आयोडीन मिले नमक के इस्तेमाल के ज़रिए आसानी से कम किया जा सकता है। इसका बहुत मौसर और आसान तरीका ये है कि आयोडीन मिले नमक की पैदावार को बढ़ाकर आयोडीन मिले नमक की मुनासिब मिकदार के रोज़ाना इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए। नमक से आयोडीन हमारी आंतों में जज़ब हो जाता है और उसका तकरीबन 80% थायराइड ग्लैंड में रहता है। इंसानी जिस्म में नमक के ज़रिए आयोडीन की कमी को पूरा करने के लिए आलमी इदारा सेहत ने कुछ सिफारिशात पेश की हैं और हर उम्र के अफराद के लिए आयोडीन की रोज़ाना मिकदार तजवीज़ की है, क्योंकि आयोडीन की कमी से जिस्म मुख्तलिफ तरह की पेचीदगियों और बीमारियों का शिकार हो सकता है। आइए देखें कि इंसानी जिस्म को किस उम्र में आयोडीन की कितनी मिकदार दरकार है। हामला और दूध पिलाने वाली ख़वातीन को रोज़ाना 250 माइक्रोग्राम रोज़ाना, 6 साल से कम उम्र बच्चों के लिए 90 माइक्रोग्राम दरकार है, जबकि 6 से 12 साल की उम्र के बच्चों के लिए 120 माइक्रोग्राम रोज़ाना और बालगों में 150 माइक्रोग्राम रोज़ाना दरकार होगी। इन सिफारिशात को पूरा करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने खाने के नमक में आयोडीन की मुनासिब मिकदार को शामिल करने के लिए तमाम सूबों को तकनीकी मावनत फराहम की है। ताहम तमाम सूबाई हुकूमतों में ये हदायत जारी की गई हैं कि खाने के नमक में आयोडीन की मुनासिब मिकदार को यकीनी बनाया जाए। इसका नफाज महकमा सेहत या सूबाई सतह पर फूड अथॉरिटी के ज़रिए किया जाता है। पैदावार के वक्त नमक में लाजमी तौर पर 30 से 50 हिस्से फ़ी मिलियन ppm आयोडीन शामिल की जानी चाहिए। फ़रोख्त की सतह पर 20 ppm से कम नहीं होनी चाहिए और घरेलू सतह पर कम अज़ कम 15 हिस्से फ़ी मिलियन आयोडीन शामिल किया जाना चाहिए। नाजरीन, इस सेशन में हमने आयोडीन मिले नमक की अहमियत और आलमी इदारे सेहत की जानिब से दी गई सिफारिशात के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान के तय करदा मयारात के बारे में जाना। मुझे उम्मीद है कि आप इस सेशन में सीखी गई बातों और अहम नुकात को याद रखेंगे। अब हम सेशन 2 की तरफ बढ़ेंगे। सेशन 2, आयोडीन मिले नमक की पैदावार का अमल। सेशन के मकासद: नमक में आयोडीन मिलाने के अमल की वजाहत करना और उसके पैदावारी अमल को बयान करना। सेशन का आगाज़ करने से पहले हम पाकिस्तान में मौजूद नमक के ज़खायर पर बात करेंगे। पाकिस्तान में नमक का सबसे बड़ा ज़रिया सूबा पंजाब में खेवड़ा की कान है। खैबर पख्तूनख्वा में ज़िला कोहाट और बन्नू के पहाड़ों में से नमक और सूबा सिंध में समंदर झील से नमक के लिए सांगड़, दादू, थरपारकर और बदीन के अजला शामिल हैं। नमक की कान से खुदाई की जाती है और इसे खुराक के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए मज़ीद तैयार किया जाता है। कान से निकाले जाने वाला नमक इकट्ठा करके मुनासिब तरीके से तैयार किया जाता है, जिसमें सोडियम क्लोराइड नमक 90 से 95%, कैल्शियम 1%, मैग्नीशियम 1%, हल पजीर मादा और नमी 5 से 8% होती है। अब हम नमक के पत्थर को तोड़ने और पीसने के अमल की बात करेंगे। नमक के बड़े बड़े पत्थरों को तोड़कर छोटे छोटे पत्थर बनाए जाते हैं, जिनको मज़ीद कूटकर नमक के छोटे छोटे टुकड़े बनाए जाते हैं। ये छोटे छोटे टुकड़े मज़ीद बारीक पीस लिए जाते हैं और मुख्तलिफ तरह के इस्तेमाल की मुनासबत से इनकी दर्जाबंदी की जाती है। नमक को छोटे टुकड़ों में तोड़ने और पीसने के लिए रोलर मिल का इस्तेमाल किया जाता है। नमक के बारीक टुकड़ों का साइज़ 100 ग्राम से 500 ग्राम तक होता है। इसके बाद इन्हें फीड हॉपर में मुसलसल बारीक किया जाता है। फीड हॉपर के ज़रिए नमक को बारीक करने का ये अमल छोटे और दरमियाने दर्जे के नमक के कारखानों में हाथ के ज़रिए किया जाता है और बड़े पैमाने पर नमक के कारखानों में इसके लिए मशीनें दस्तयाब होती हैं। समंदर झील से हासिल शुदा नमक को तोड़ने और पीसने की ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद नमक को साफ़ करने का मरला आता है। इसके लिए फीड हॉपर को वायर मेश स्क्रीन या छलनी से लगाया जाता है, जिसके ज़रिए नमक को मुख्तलिफ मकासद के लिए फ़िल्टर और अलहदा किया जाता है। छलनी बड़े ज़र्रात या गांठों को आगे जाने से रोकती है। नमक में आयोडीन मिलाने का एक तरीका स्प्रे का तरीका है, जो आयोडीन के महलूल को छिड़काव एटोमाइज़ करता है। इस तरह से नमक के ज़रात पर यकसान तौर पर बिखर जाता है, जो कि नमक में आयोडीन को बेहतर तौर पर शामिल होने को यकीनी बनाता है। नमक को छानने और साफ़ करने के बाद कन्वेयर बेल्ट के ज़रिए ले जाया जाता है। इस कन्वेयर बेल्ट में बहाव को दूसरी शाफ्ट के ज़रिए बाकायदा बनाया जाता है, जिसमें 4 प्लेटें हापर के बैरूनी हिस्से में लगी होती हैं। ये शाफ्ट मुख्तलिफ रफ्तार से चलते हैं, ताहम इसके घूमने की रफ्तार को तब्दील या दुरुस्त किया जा सकता है। नमक को कन्वेयर बेल्ट से मिक्सिंग चैम्बर में 5 टन फी घंटा की शरह से निकाला जाता है। 3 से 4% पोटाशियम आयोडेट के शफाफ महलूल को ख़ास किस्म के स्टील की नोज़ल्स के ज़रिए स्प्रे किया जाता है, जो कि बेहतरीन स्प्रे की फराहमी के लिए तैयार किया गया है।
ये बेल्ट से गिरने वाले नमक को नाली की चौड़ाई में फैलाता है। पोटाशियम हाइड्रेट के महलूल को 80 लीटर गुंजाइश वाले स्टील के ड्रम में दबाव में रखा जाता है। स्टोरेज ड्रम में हवा के दबाव को एक रेगुलेटर की मदद से PS 120 तक बरकरार रखा जाता है। नमक को पोटाशियम हाइड्रेट महलूल के साथ एक स्टेनलेस स्टील स्क्रू कन्वेयर के जरिए अच्छे तरीके से मिलाया जाता है, जो आयोडीन में नमक को आगे बढ़ाता है। आयोडाइज नमक को पीसने और पाउडर तैयार करने के लिए क्रशर को भी फीड हॉपर के नीचे लगाया जा सकता है। इन कारखानों के लिए जो नमक का बाकायदा स्प्रे मिक्सिंग प्लांट नहीं लगा सकते, बैच का तरीका बयान किया गया है। इस तरीके में एक रिबन ब्लेंडर एक ओवरहेड ड्रिप या स्प्रे इंतजाम के साथ लगाया गया है और ब्लेंडर में पहले से वजन किया गया नमक शामिल किया जाता है। ब्लेंडर को आयोडीन की एक मुकर्ररा मिकदार में चलाया जाता है और हेड पंप या कंप्रेसर का इस्तेमाल करते हुए इख्तियारी मिलावट के तौर पर ओवरहेड नोजल्स के जरिए स्प्रे किया जाता है। आयोडाइजेशन के बाद बैच को डिस्चार्ज और पैक किया जाता है। आयोडीन शामिल करने का एक और तरीका यह है कि नमक को हाथ की मदद से एक हॉपर में डाला जाता है, जो कन्वेयर बेल्ट पर यकसा खारिज होता है। मिसाल के तौर पर कन्वेयर बेल्ट 35 से 40 सेंटीमीटर चौड़ा और 5.5 मीटर लंबा है और तकरीबन 20 डिग्री के ढलवान पर बना होता है। फीड हॉपर से कन्वेयर पर जाने वाले बाहू की शरह को स्लॉइड वॉल से कंट्रोल किया जा सकता है। 3 अतराफ पर लचकदार रबड़ के पर्दे नमक को एक तंग बैंड में डाल देते हैं। कन्वेयर बेल्ट 12 से 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 2 मीटर गहरा होता है। इससे नमक को किनारे पर फैलने से बचाया जाता है। पोटाशियम हाइड्रेट महलूल 2 अदद 200 लीटर पॉलीथाइलीन स्टोरेज टैंकों से ड्रिप फीड में खारिज होता है, जिसमें निचले हिस्से पर वॉल्व लगे होते हैं ताकि 25 लीटर की 2 बोतलें भरी जा सकें। मरकजी स्टोरेज टैंक से बोतलों तक का मुसलसल गर्दिश को यकीनी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। आयोडीन का महलूल नमक के ज़रों पर मतलूबा शरह से टपकता है। आयोडाइज नमक फिर डिस्चार्ज ऊपर में गिरता है और यहाँ इसे थैलियों में जमा किया जाता है। जब चक्की में नमक डाला जाता है तो पिसाई होने वाली जगह पर 5% आयोडीन का महलूल ड्रिप सेट से पाइप के ज़रिए कतरों की सूरत में शामिल किया जाता है। नमक की पिसाई और आयोडीन मिलाने का अमल बै वक्त होता है। आयोडीन का महलूल मतलूबा मिकदार के हिसाब से नमक में शामिल होता रहता है। आयोडीन मिले नमक मशीन के ज़रिए बाहर निकलता है, जिससे थैलों में महफूज कर लिया जाता है। इसके लिए 5 टन फी घंटा की गुंजाइश मौजूद होती है और उसके लिए कम दबाव की ज़रूरत होती है। या जब नमक को पीसने वाली मशीन में डाला जाता है तो चक्की के दाखिली रास्ते पर ड्रिप सेट के ज़रिए पोटाशियम हाइड्रेट का 5% महलूल डाला जाता है। नमक के ज़रों के साथ घुल मिल जाने और नमक को पीसने का ये अमल एक साथ होता है। इसके बाद पीसे हुए नमक को स्क्रू कन्वेयर, जो कि रोलर ग्राइंडर के नीचे होता है, इसमें डाला जाता है, जिससे इसमें पोटाशियम हाइड्रेट अच्छी तरह मिक्स हो जाती है। कन्वेयर बेल्ट पर 3 अतराफ लचकदार रबड़ के पर्दे नमक को 10 से 12 सेंटीमीटर चौड़ा और 2 सेंटीमीटर गहरा बनाते हैं और उसे किनारे पर फैलने से रोकते हैं। पोटाशियम हाइड्रेट महलूल का बहाव एक मुनासिब रेगुलेटरी डिवाइस के जरिए कंट्रोल किया जाता है। K3 को फीड बोतलों से मुस्तकिल मिकदार पर खारिज किया जाता है, जबकि बोतलों के नीचे तंग बेल्ट पर नमक पहुँचाया जाता है। इस तरीके को इस्तेमाल करते वक्त नमक को ज़्यादा अरसे तक महफूज रखा जा सकता है। इस तरीके में हाथ से स्प्रे किया जाता है, लेकिन इस तरह यकसा आयोडाइजेशन नहीं होती है, जिसके नतीजे में नमक का मेयार ख़राब हो जाता है। इसलिए तरीकाकार अब इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर अब भी ये तरीका इस्तेमाल करना हो तो उसके लिए नमक के ढेर पर कारकुन हाथ से छिड़कने वाले तरीके से नमक को आयोडाइज करते हैं। एक शख्स आयोडीन महलूल को छिड़कता है और बाकी कारकुनान बायक वक्त 1 किलो के पैकेट में नमक पैक करते हैं। क्योंकि छिड़काव और पैकिंग का अमल साथ साथ होता है, इस तरह आयोडीन नमक में यकसा तौर पर शामिल नहीं होता। इस तरीके के मुताबिक पोटाशियम हाइड्रेट महलूल तैयार करें और यकसा तौर पर छोटे ढेर में मिला लें। आयोडाइजिंग के अमल के लिए कम से कम 30 मिनट के बाद ही नमक को थैलियों में भरना चाहिए। फीट टन नमक को आयोडाइज करने के लिए 50 ग्राम पोटाशियम हाइड्रेट की ज़रूरत होती है। 1 किलो आयोडीन मिले नमक के लिए 50 मिलीग्राम पोटाशियम हाइड्रेट की ज़रूरत होती है, या 50 ग्राम पोटाशियम हाइड्रेट फीट टन नमक। आयोडाइजिंग के 5% महलूल तैयार करने के लिए 1 किलोग्राम पोटाशियम हाइड्रेट को 20 लीटर नीम गर्म पानी में हल करें। अब इस महलूल के 12 कतरे फी किलोग्राम नमक के हिसाब से शामिल करें। इस बात को यकीनी बनाएं कि पोटाशियम हाइड्रेट के महलूल की बाल्टी ड्रिप फीड पर मुनासिब तरीके से लेबल लगा हुआ है। इस महलूल का इस्तेमाल 12 घंटे के बाद साफ़ कपड़े से छानने के बाद गैर हलशुदा मवाद को अलहदा करने के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है। ये महलूल 20 मेट्रिक टन अमूमी नमक को मुनासिब तरीके से आयोडाइज्ड कर सकता है, जिसका मतलब है कि 1 लीटर महलूल 1 मेट्रिक टन आम नमक में शामिल किया जाए। इस तरीके के लिए तैयारशुदा पोटाशियम हाइड्रेट महलूल में से 1 मिलीलीटर कंटेनर से लें और इसको 250 मिलीलीटर
दोहरे कशीद करदा पानी में मिलाएं और फ्लास्क में डालें। आयोडोमेट्रिक फ्लास्क में कशीद करदा महलूल का 25 मिलीलीटर लें और इसमें 5 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड शामिल करें और 10% पोटाशियम आयोडाइड शामिल करें। अब आयोडोमेट्रिक फ्लास्क को 10 मिनट के लिए अंधेरी जगह में रखें। 10 मिनट के बाद इस महलूल को सोडियम थायोसल्फेट के साथ टाइट्रेट करें। इसकी तरकीब मंदरजा झैल है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। पोटाशियम आयोडेट महलूल रोज़ाना तैयार करना चाहिए। पोटाशियम आयोडेट के महलूल को पहले से तैयार करके महफूज नहीं किया जाना चाहिए। पानी में मिलाकर महलूल को ज़ख़ीरा करने पर पोटाशियम आयोडेट तेज़ी से ख़राब हो जाता है। पोटाशियम आयोडेट महलूल को रोज़ाना की बुनियाद पर तैयार किए जाने वाले नमक की मिकदार के हिसाब से तैयार करना चाहिए। आयोडाइज़ किए जाने वाले नमक की मिकदार का तयन करें और उसका 5 गुना के हिसाब से, मिसाल के तौर पर 5 mT, 10 mT और 15 mT वगैरह पोटाशियम आयोडेट की मिकदार लें। जब पोटाशियम आयोडेट को पानी के साथ मिलाया जाता है तो पूरी तरह से हल नहीं होता है। आमतौर पर बाल्टी के निचले हिस्से में कुछ गाढ़ा महलूल रह जाता है। हिलाने पर यह महलूल तकरीबन 85% तक हल होता है। पोटाशियम आयोडेट वसूल करते वक्त ट्रांसपोर्टर की तरफ से जमा कराई गई दस्तावेज़ात जैसा कि इनवाइस, डिलीवरी चालान और पैकिंग लिस्ट वगैरह की तस्दीक करना। वसूल शुदा बोतलें, ड्रम अच्छी हालत में होने चाहिए। पैकिंग लिस्ट पर दिए गए बैच नंबर को बोतलों या ड्रम पर तहरीर शुदा बैच नंबर से मिलाएं। स्टॉक रजिस्टर में वसूल शुदा पोटाशियम आयोडेट की तादाद, इनवाइस नंबर और तारीख दर्ज करें। वसूल शुदा पोटाशियम आयोडेट की बोतलों, ड्रम को तरतीब से रखने के लिए लकड़ी के टुकड़ों का इस्तेमाल करें। सफाई और हिफ्ज़ान सेहत के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए इसे दीवार से कम अज़ कम 3 फुट के फासले पर रखें। स्टोर से पोटाशियम आयोडेट निकालने के लिए हमेशा पहले रखने वाली अशिया को पहले निकाल लें। फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट का तरीक़ाकार इख्तियार करें। पोटाशियम आयोडेट को गर्मी और नमी से बचाते हुए ठंडी और खुश्क और हवादार जगह पर कमरा के दर्जा हरारत पर रखें। इस बात का ध्यान रखें कि स्टोर के कमरा की दीवारों, फर्श और छतों पर नमी ना हो। पोटाशियम आयोडेट की बोतलों, ड्रम को मिट्टी, धूल और दीगर नुकसान से महफूज रखने के लिए ढांप कर रखें। स्टोर की जगह पर आग बुझाने का मुकम्मल इंतज़ाम रखें। पोटाशियम आयोडेट की वसूल और स्टोरेज की चेकलिस्ट ज़मीमा नंबर 1 में मुंसलिक है। ये अज्जा नमक को ढीले बनने से रोकने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इससे आयोडाइज़ किए गए नमक में 2.2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नमक को ढीले बनने से रोकने के लिए कैल्शियम, पोटाशियम या सोडियम फेरोसनाइड इस्तेमाल होता है। इन अज्जा की तादाद खुश्क नमक में 10 मिलीग्राम फ़ी किलो से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सेशन नंबर 3, आयोडीन मिले नमक को पैक करना, महफूज करना और तरसील। तरबियत के मकासद, शुरा आयोडीन मिले नमक को पैक करने और लेबल करने के अमल को जान सकें। शुरा आयोडीन मिले नमक की स्टोरेज और तरसील की हदायत और असूल जान सकें। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और नमक में आयोडीन मिलाने का तरीका सीख रहे हैं। नमक तैयार करने वालों के तौर पर काम करने के लिए आपको चाहिए कि आप आयोडीन मिलाने के मेयार से वाकिफ़ हों। अब हम इस सेशन में नमक की पैकिंग, स्टोरेज और तरसील के बारे में सीखेंगे। आयोडीन की मुनासिब मिकदार का शामिल होना ज़रूरी है। पैकेजिंग का बुनियादी मकसद नमक को माइक्रो बैक्टीरियल अज्जा से महफूज रखना है ताकि नमक ख़राब ना हो। पैकिंग की गाइडलाइन कुछ ये है कि ये यकीनी बनाने के लिए कि तैयार करदा आयोडीन मिले नमक अपने मेयार को बरकरार रखे, पैकेजिंग के रहनुमा खतूत पर अमल करने की ज़रूरत है। आयोडाइज नमक को मेयार के मुताबिक पैक किया जाना चाहिए। सूबाई फूड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशंस के तहत फूड अथॉरिटीज़ के कवानीन के मुताबिक पैकिंग मवाद और पैकिंग पर लेबलिंग करना अहम है। इस पर अमल दरामद ना होना कानूनी कार्रवाई का बाइस बन सकता है। 1 किलो नमक के पैकेट में आयोडीन बेहतरीन तौर पर बरकरार रहती है। इससे आयोडीन में नमक में नमी को शामिल होने से रोका जाता है। नमक को पैक करने के लिए 3 तरह का पैकिंग मटीरियल दरकार होगा। पहला LDPE पाउच है जो कि कम सकाफत से खारिज होने वाला मवाद जो नमी को शामिल होने से रोकता है। दूसरी किस्म HDPE पाउच है, इस मवाद में ज़्यादा लचक होती है। तीसरी किस्म PP लेमिनेटेड पाउच LDPE पाउच पर इजाफी लेमिनेशन होती है। पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल PSQCA के मुताबिक नमक को प्रोपलीन या किसी मुनासिब लचकदार फूड ग्रेड मटीरियल में रखा जाएगा। मज़ीद ये कि पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल PSQCA के मुताबिक मंदरजा झैल तफसीलात पैकेज पर आएंगी और ये थैले पर अनमिट स्याही से वाज़े लिखे हों। इसमें नाम, आयोडाइज फूड ग्रेड नमक, कारखानादार का नाम, पता और उसका तस्लीम शुदा ट्रेडमार्क अगर कोई है तो लॉट या बैच नंबर, तैयारी और इख्तामी तारीख, PS मार्क, PS नंबर
और लाइसेंस नंबर और एक एहतियाती नोट के किसी ठंडी और खुश्क जगह पर स्टोर करें शामिल है। आयोडाइज नमक को बंद और खुश्क गोदाम में रखना चाहिए। आयोडाइज नमक के थैले लकड़ी के प्लेटफॉर्म या तरपाल की चादर पर रखें और दीवार से दूर रखें। अगर गोदाम ना हो तो आयोडाइज नमक के थैले लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर रखे जाएं और तरपाल की चादर से ढांप लें। आयोडाइज नमक के थैले बराह रास्त सूरज और नमी से बचाए जाएं। फीफो सूल को आयोडाइज नमक थैलियों की तरसील के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इससे आयोडाइज नमक की पहले से लाई गई थैलियों को पहले बाहर निकाल लें और आयोडाइज नमक को अच्छी हालत में रखने में मदद मिलती है। गोदाम का बेहतर इंतजाम ज़रूरी है ताकि अच्छे मियार का नमक सार्फिन तक पहुँचे। सेशन 4, मियार को यकीनी बनाना और मियार की निगरानी करना। तरबियत के मकासद, आयोडीन मिले नमक के मियार को यकीनी बनाने और मियार की निगरानी करने की अहमियत से आगाह करना, लेबार्ट्री का क़याम, टेस्ट मुनक्किद करना और लेबार्ट्री का इंतज़ाम देखना। जी तो नाजरीन, मुझे इस वजाहत के साथ शुरू करने दें कि क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल क्या है। क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल दो अहम अज्जा हैं इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि नमक मियार के मुताबिक है और इसमें आयोडीन की मुनासिब मिकदार मौजूद है। क्वालिटी एश्योरेंस या QA जांच पड़ताल का एक अहम मुनज़्ज़म अमल है जिसकी जांच पड़ताल के लिए कि आया तैयार करदा मसनूआ मखसूस ज़रूरत को पूरा कर रहा है या नहीं। क्वालिटी कंट्रोल तैयार करदा मसनूआत में मेयारात को बरकरार रखने का एक निज़ाम है। ये तफसीलात के ख़िलाफ़ पैदावार के नमूने की जांच करके किया जाता है। QA QC के अमल में ये ज़रूरी है कि अच्छे मैन्युफैक्चरिंग के तरीक़ों और फैक्ट्री की बहाली के मामूलात पर अमल किया जाए, जो ये यकीनी बनाने में भी मदद करता है कि हतमी मसनूआत का मियार मसनूआत के लिए तयशुदा मियारात पर पूरा उतरता है। नमक के नमूने को हर 2 और 8 घंटे बाद टेस्ट किया जाना चाहिए। हर 2 घंटे के दौरान पैकिंग की जगह से नमक को चेक करें और उसमें मौजूद आयोडीन की मिकदार मालूम करें। हर 8 घंटे बाद पैकिंग की जगह से नमक को चेक करें और उसमें नमी और पिसे हुए नमक का जायज़ा लें। अगर नमक दिए गए मियार पर पूरा नहीं उतरता तो इसे दोबारा पैदावारी अमल के लिए वापस ले जाएं। नमक इसी सूरत में ही पास होगा जब तक कि वो नमूने के तौर पर दिए गए मुकर्ररा मियार के मुताबिक हो। कंपोजिट नमूना, तमाम दिन में लिए गए नमक के नमूने इकट्ठे करें और इन्हें दिए गए मियार के मुताबिक चेक करें। अगर नमूने मियार पर पूरा नहीं उतर रहे तो उस दिन आयोडाइज किए गए तमाम नमक को गैर मियारी करार दिया जाएगा। हर क्वालिटी कंट्रोल लेबार्ट्री के अपने क्वालिटी कंट्रोल के असूल और ज़वाबित होते हैं जिसमें नमक के नमूनों की टेस्टिंग और प्लानिंग लेविजैनिंग ग्राफ के मुताबिक शामिल है। नमक का एक बेहतरीन नमूना तैयार करने के लिए 1 किलो बेहतरीन रिफाइंड आयोडीन मिला नमक खरीदें। इस नमक के 10 नमूनों में आयोडीन की मिकदार को टेस्ट करें। इन 10 नमूनों के नतीजों का हिसाब 2 स्टैंडर्ड डेविएशन पर करें। बचे हुए नमक में से 25 ग्राम के नमूनों के पैकेट तैयार करें और इन्हें हवा बंद थैली या पाउच में महफूज करें। इन थैलियों में सिलिका सफ़ेद रेत की रकाबी रख दें ताकि नमी से महफूज रहे। नमूनों को टेस्ट करने से पहले टेस्ट में इस्तेमाल होने वाले अज्जा और आलात के मियार और सफाई का ख्याल करें। अगर इन टेस्ट के नमूनों की तादाद 2 स्टैंडर्ड डेविएशन से ज़्यादा है तो तमाम अज्जा को ज़ाया कर दें और नया नमूना टेस्ट करें। इसे लेविजैनिंग ग्राफ के ज़रिए ज़ाहिर करें। इस तरीके से नमक के मियार को चेक किया जा सकता है। पोटाशियम आयोडेट पर मुश्तमिल आयोडीन मिले नमक में आयोडीन का अंदाज़ा आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन नामी एक अमल से होता है। ये आसान है और फ़ी नमूना सिर्फ 20 मिनट लगते हैं। आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन को नमक में आयोडीन की मिकदार की पैमाइश करने के लिए आला मेयारी टेस्ट समझा जाता है। आयोडाइज नमक के महलूल में सल्फ्यूरिक एसिड शामिल होकर आयोडीन को ज़ाहिर करता है, जिसको सोडियम थायोसल्फेट के साथ टाइट्रेट किया जाता है। निशास्ते स्टार्च को बैरूनी इशारे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आयोडीन को तहलीली हालत में रखने के लिए पोटाशियम आयोडेट महलूल शामिल किया जाता है। रैपिड टेस्ट किट्स नमक में आयोडीन की मिकदार का तखमीना लगाने में मदद देती हैं। चूँकि ये तरीका फौरी नताइज मुहैया करते हैं, लिहाजा इनका इस्तेमाल मॉनिटरिंग एजेंसीज़ और कम्युनिटी की आगाही के लिए किया जाता है। एक टेस्ट किट आयोडीन मिले नमक के 100 नमूनों की जांच के लिए काफ़ी है। इस किट में 10 मिलीलीटर टेस्ट महलूल की 3 अदद बोतलें और आसानी से शनाख्त के लिए रंगीन चार्ट होता है। इस तरीके में छोटे साफ कंटेनर में नमक का नमूना लें, टेस्ट किट खोलें, टेस्ट किट महलूल का 1 कतरा नमक पर डालें। रद्दमल नमक में आयोडीन को ज़ाहिर करता है। रंग की शिद्दत हल्के या गहरी जामनी रंग नमक में आयोडीन की मिकदार के साथ मुख्तलिफ होती है। आयोडीन की मौजूदगी का पता लगाने के लिए इसका रंगीन चार्ट के साथ मुवाजना करें। कारखानों में नमक में आयोडीन की मिकदार जांचने के लिए सिर्फ आटे का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। ये तजवीज़ किया जाता है कि अगर नमक कारखानों में मियार चेक करने का निज़ाम मौजूद नहीं है तो आयोडीन की मिकदार की जांच के लिए नमक का नमूना किसी कौमी मंजूर शुदा लेबार्ट्री को भेजा जाए। आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन के लिए दरकार सामान और केमिकल आलात: जग 100 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर। केमिकल: सोडियम थायोसल्फेट, तजिया के आमिर रिएजेंट्स। आलात: शीशे की बोतल, बमा, ढक्कन, डॉट। आमिर रिएजेंट्स के लिए
250 मिली लीटर और 1000 मिली लीटर। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तजिए कामी रिएजेंट्स, खुले बर्तन वाला तराजू नमक के नमूनों को तोलने के लिए 1 अदद, पोटाशियम आयोडेट, तजिए कामी रिएजेंट्स, नापने वाला सिलेंडर ढक्कन डॉट के साथ 50 मिली लीटर, सॉल्युबल केमिकल स्टार्च, धोने के लिए बोतल 500 मिली लीटर, 2 दफ़ा कशीदगी हुआ पानी H2O, कॉनिकल फ्लास्क ढक्कन डाट के साथ 200 मिली लीटर, कैलिब्रेटेड ऑटो डिस्पेंसर 2 अदद, शीशे का दर्जे वाला पैमाना जो खुद ब खुद 0 हो जाए ब्यूरेट 2 अदद। 10 ग्राम नमक को टेस्ट के लिए एहतियात से तोलें। नमक को 50 मिली लीटर मापने वाले सिलेंडर में डालें। अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता 2 दफ़ा कशीदगी और पानी शामिल करें। नमक को पानी में मुकम्मल तौर पर तहरील करने के लिए हिलाएं और उसमें 50 मिली लीटर महलूल बनाने के लिए मज़ीद पानी शामिल करें। 50 मिली लीटर नमक का महलूल कॉनिकल फ्लास्क में डालें और ढक्कन लगा दें। अब इसमें पीपेट के ज़रिए 1 मिली लीटर 2N सल्फ्यूरिक एसिड निकालकर नमक महलूल में शामिल करें। 10% पोटाशियम आयोडेट के 5 मिली लीटर निकालकर नमक महलूल में शामिल करें। महलूल जर्द हो जाता है, ढक्कन डॉट से फ्लास्क को बंद करें और उसे 10 मिनट के लिए अंधेरे में रखें। इसके लिए एक बंद खाना, अलमारी या दराज इस्तेमाल किया जा सकता है। सोडियम थायोसल्फेट को एक शीशे के दर्जे वाले पैमाना ब्यूरेट में डालें। शीशे के पैमाने ब्यूरेट की सतह को 0 करें। 10 मिनट के बाद फ्लास्क को तारी खाने से बाहर निकालें। फ्लास्क को हिलाते हुए महलूल को सोडियम थायोसल्फेट के साथ हल करें और फ्लास्क टाइट करें। जैसे ही महलूल हल्का पीला हो जाए, जल्दी हल्का पीला हो जाता है, टाइट्रेशन बंद कर दें। फ्लास्क में 1% नशास्ते स्टार्च के महलूल के चंद कतरे 1 से 5 मिली लीटर शामिल करें। महलूल गहरे जामुनी रंग में बदल जाता है। जब तक जामुनी रंग ख़त्म ना हो और महलूल बेरंग ना हो जाए तब तक टाइट्रेशन जारी रखें। सेशन नंबर 5, नमक को आयोडाइज करने के लिए आलात और मशीनरी की मरम्मत व बहाली। सेशन के मकासद: नमक में आयोडीन मिलाने के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीनरी और आलात की मरम्मत व बहाली में शामिल अवामिल की अहमियत को जानना। क्या आप जानते हैं कि नमक तैयार करने वाले अफराद को मशीनरी और सामान की देखभाल क्यों ज़रूरी है? मशीनरी और सामान की बहाली से मशीनरी की कारकर्दगी में इजाफा होता है। बाकायदा देखभाल की लागत बहुत कम होती है जब इसका मुआवजा किसी बड़ी खराबी की लागत से किया जाए। मशीनरी को जंग से बचाने के लिए आलात की बाकायदगी से देखभाल भी ज़रूरी है। इससे पैदावार के चक्रों के माबेन खराबी को कम करने में भी मदद मिलेगी। तादाद का इन्हिसार इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और बिजली की फराहमी जैसे मुख्तलिफ महकमों में सामान की किस्म और इसके इस्तेमाल पर होता है। बिजली के इस्तेमाल पर नज़र रखें। नमक की पिसाई शुरू करने से पहले बिजली के मीटर की रीडिंग को नोट करें। बिजली की मशीनों से मुतल्लिक तमाम हैंड्स की बाकायदगी से जांच पड़ताल और देखभाल की जानी चाहिए। खुर्दी नमक के साथ तेल मिलने से बचाने के लिए कन्वेयर बेल्ट, गियर बॉक्स, चैन और कन्वेयर रोलर्स के बैरिंग से तेल की रिसाई की जांच पड़ताल करें। आयोडाइजेशन नोज़ल, ड्रिप फीड, ड्रिप सेट और पाइप वगैरह चेक करें। तमाम मतलूबा नोज़ल्स और स्पेयर्स को हाथ में रखें। देखभाल के लिए मशीन को बंद करते वक्त मंदरजा झैल नुकात पर अमल किया जाना चाहिए। हॉपर में खाम नमक शामिल करना रोक दें। जब हॉपर खाली हो जाए, नमक पीसने के अमल और स्क्रू कन्वेयर को रोकें। इसमें कोई इजाफी मवाद शामिल न करें। डिप सेट का मरकजी वाल्व बंद कर दें। स्प्रे पंप नोज़ल की बहाली। पिसाई के दौरान नोज़ल की सतह पर नमक जमने के नतीजे में नोज़ल में रुकावट आ सकती है, लिहाजा नोज़ल को हर वक्त चेक करने की ज़रूरत है। नोज़ल्स को 30 मिनट तक उबलते हुए पीने के साफ पानी में डालकर साफ़ करें। ये हफ्ते में 1 बार करना चाहिए। नोज़ल्स को साल में 1 बार तब्दील करना चाहिए। प्लांट की अमूमी देखभाल और मरम्मत व बहाली। गियर्स और चैन में रोज़ाना ग्रीस चिकनाई लगाएं। हर हफ्ते बाद बेल्ट को टाइट कर लें। हर हफ्ते प्लमर ब्लॉक पर ग्रीस लगाएं। हर महीने रोलर्स के दरमियानी फासले 0.5 मिलीमीटर को दुरुस्त करें। हर महीने नट, पेच वगैरह टाइट करें। काम बंद होने के दौरान अगर ज़रूरत हो तो मशीन को साफ़ करके धोना चाहिए। अगर तवील अरसे तक ये सामान इस्तेमाल नहीं हो रहा तो बिजली की फराहमी मुनक़ते रखें। अब हम इस वीडियो के इख्तिताम पर पहुँचे हैं। इस वीडियो में आपने नमक आयोडाइजेशन, नमक प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और तकसीम, क्वालिटी एश्योरेंस और मशीनरी और सामान की बहाली की अहमियत और मयारात के बारे में सीखा। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने कामों में इस वीडियो को सीखने के लिए इस्तेमाल करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो के सेशंस को इतना ही इंजॉय किया होगा जितना मुझे आपके साथ मालूमात शेयर करने में मज़ा आया है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया। हमारे पास फूड सेफ्टी ऑफिसर्स और लैब टेक्नीशियन के सीखने के लिए 2 मज़ीद वीडियोज़ हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इससे भी लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।